हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे द वैदिक पीरियड को। हम उसे वैदिक एज भी बोलते हैं, जो हमारा चला है बिटवीन 1500 बीसी से लेके 1600 बीसी तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमने लास्ट जो है हड़प्पन पीरियड किया था, आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से डीप स्टडी करके उसको हमने कंप्लीट किया है कि कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो छूटे ना। तो आज हम वैदिक पीरियड करेंगे, जिसमें हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ेंगे। देखिए, वैदिक पीरियड से ना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम्स में, और कोई अभी ज़्यादा इसके मैक्सिमम आएंगे भी तो एक क्वेश्चन आपको डीपली हार्ड टू मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें करा दी हैं, अगर एक बार नज़र डाल लोगे तो अच्छा ये रहता है कि एग्जाम में रिकॉल करने में आसानी होती है। तो वैदिक एज जो है ये हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक चला था। एंड दिस इज द नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन दैट ऑकर्ड इन एंशंट इंडिया। तो आईवीसी के बाद जो मेजर सिविलाइजेशन है, जो हमारी एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है, वो आता है हमारा वैदिक पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी बाय 1400 बीसी में। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था। जो वेदास हैं वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड एंड दिस गेव द एज ऑफ, मतलब कहते हैं कि जो वेद है, जो वेदास हमने पढ़े हैं, तो वेद जो हैं उसके बारे में ये कहा गया है कि वेद इस टाइम पे ही कंपोज हुए थे, वैदिक पीरियड पे। इसलिए जो हम इस एज को या फिर इस सिविलाइजेशन को वैदिक पीरियड का नाम देते हैं। तो क्योंकि सारे जो वेद थे वो इसी टाइम पे कंपोज किए गए थे, बनाए गए थे। द वेदास आर ऑल्सो द चीफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरा। तो जो वेद उस टाइम पे बनाए गए थे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं हमारे लिए, जो कि उस एरा में बनाए गए थे, उस एरा की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। द वैदिक एज स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस और इंडो आर्यंस। तो वैदिक एज को माना जाता है कि ये जो एज स्टार्ट हुआ था वैदिक पीरियड का, इसमें क्या हुआ था कि ये एक एज है, एक एरा है, जिस टाइम पे इंडो आर्यंस या फिर आर्यंस जो है इंडिया में आना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड को माना जाता है कि अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस या फिर आर्यंस, ठीक है। इंडो आर्यंस की अगर हम बात करते हैं, दोज हु स्पोक द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो इंडो आर्यंस वो थे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, बोलते थे। आर बिलीव्ड टू बी द कंपोजर ऑफ वैदिक टेक्स्ट। तो इनको माना जाता है कि ये कंपोज करते थे वैदिक टेक्स्ट को। किसकी बात हो रही है? इंडो आर्यंस की, जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को बोला करते थे। अब ये कुछ थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, कि यहाँ पे है नेम ऑफ थ्योरीज, यहाँ पर है पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी, क्या बोला गया है, और प्रपोज्ड और सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा किया गया है। तो पहले आते हैं हमारे, जिनका नाम है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी है जो आर्यंस थे उनके माइग्रेशन की, कि वो कहाँ से आए थे, तो ये किसी ने बताया है। तो कहा गया है कि इंडो आर्यन माइग्रेट करते हैं इन अ सीरीज ऑफ इम माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ये आते हैं इंडिया में। एविडेंस शो करता है कि माइग्रेशन फ्रॉम एंड्रोनोवो कल्चर। तो कहते हैं कि साउथ साइबेरिया का जो माइग्रेशन, जो लोग थे वहाँ का कल्चर इनका दिखाता था, और टू नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा एविडेंस मिला है माइग्रेशन का, कहाँ से? साउथ साइबेरिया। साउथ साइबेरिया को बोला गया है एंड्रोनोवो कल्चर, वहाँ से नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, यानी इंडिया के हिंदू कुश तक, वहाँ से इनका यहाँ तक साउथ साइबेरिया से हिंदू कुश तक इनका जो है माइग्रेशन हुआ है, वहाँ से ये आए थे। एंड फ्रॉम देयर टू इंडिया, वहाँ से हिंदू कुश से होते हुए फिर इंडिया आए, ठीक है। एविडेंस मिले हैं यहाँ पे कि ये इतना दूर इन्होंने सफ़र कैसे किया। तो उस टाइम पे हॉर्सेस के हमें मिलते हैं, फायर कर्ट्स हुआ करते थे, स्पोक्ड व्हील्स होते थे, और श्रीमेशन सपोर्ट दिस व्यू। अब किसने इसको बताया है? इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड डोमिनेंट थ्योरी टिल नाउ। कहा जाता है कि अब तक की जो आर्यंस के बारे में या वैदिक कल्चर के बारे में जो भी सोर्सेज मिले हैं, चीज़ें हैं, या अलग अलग पर्सनैलिटीज़ ने अलग अलग बातें बोली हैं, तो अब तक की मोस्ट ट्रस्टेड जो थ्योरी है वो इस थ्योरी को ही माना जाता है कि ये साउथ साइबेरिया से हिंदू कुश होते हुए इंडिया में आए थे। और किसके थ्रू आए थे? हॉर्स का यूज़ करके आए थे। उस टाइम पे इन्होंने हॉर्स को, मतलब ऐसा घोड़ा उस टाइम पे हुआ करता होगा, ठीक है। फिर आते हैं सेंट्रल एशियन की थ्योरी। तो सेंट्रल एशियन की थ्योरी कौन सी है? ये हमारी आर्यन की माइग्रेशन थ्योरी थी। सेंट्रल एशिया की माइग्रेशन थ्योरी जो है, मतलब एशियन की थ्योरी है, वो क्या बोलते हैं? ये दी गई थी मैक्स मूलर के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपको। मैक्स मूलर कौन थे? ये एक फिलोजिस्ट थे, सपोर्ट करते थे कॉमन इंडियन एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री को, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने, इसलिए इनकी थ्योरी को जो है सेंट्रल एशिया थ्योरी नाम दिया गया है। इन्होंने बोला कि जो आर्यन है वो माइग्रेट हुए थे सेंट्रल एशिया से एंड
यूरोपियन स्टीप से, यानी कहने का मतलब है कि सेंट्रल एशिया और यूरेशियन साइड से ये आए थे। द सिमिलैरिटी बिटवीन द वैदिक वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट विद दैट ऑफ अवेस्त, यानी कि ईरानियन टेक्स्ट मिला है, सिमिलर है। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया और यूरेशियन स्टीप के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सिमिलैरिटी मिली है जो कि है अवेस्टा, जिसको ईरानियन टेक्स्ट बोला जाता है। तो एक रीसेंट स्टडी है द जीनोम फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया 2018 में ऑफ द वाई क्रोमोजोम सपोर्ट दिस व्यू। तो इनका कहने का मतलब है कि ये इस एरिया से आए हुए थे। फिर एक यूरोपियन थ्योरी आती है, किसके द्वारा? वो है सर विलियम जॉन्स, जिन्होंने 1786 में बहुत पहले ही ये थ्योरी बताई थी। तो इन्होंने कहा था कॉमन बिटवीन यूरोपियन और आर्यंस के बीच में ही कनेक्शन बताया था। सेम चीज़ कि यूरोपियन और आर्यंस के बीच का कनेक्शन था ये, इन्होंने बस साउथ साइबेरिया को यहाँ पे मेंशन किया था। इनका कहना था कि यूरोपियन और आर्यन का जो है कनेक्शन जो है वो मिलता है हमें वैदिक कल्चर से। ही ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आया है कि 1784 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्टैब्लिश किया था? तो सर जॉन विलियम थे, ये ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने ही वैदिक कल्चर के बारे में थ्योरी दी है जिसका नाम है यूरोपियन थ्योरी। तो उस थ्योरी में उन्होंने बोला है कि यूरोप इज द होमलैंड ऑफ द आर्यन बेस्ड। कहने का मतलब है कि जो आर्यंस आए थे उनका जो मेन होमलैंड था वो यूरोप में था, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्टडी। तो इन्होंने एक लिंग्विस्टिक स्टडी के उस कंपैरेटिव करके, उसको कंपैरिजन करके ये सॉल्यूशन निकाला था। लैटिन, जर्मन एंड संस्कृत जो एग्जाम्पल हैं ये सब मिले हैं उस टाइम पे। जो वर्ड है पितरी, मैत्री आर सिमिलर टू द लैटिन पेटर एंड मैटर। तो कहने का मतलब पितरी जो है पेटर से मैटर रिलेट करता है, मैत्री जो है मैटर से रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं यूरोप का जो कल्चर है वो इंडिया में देखने को मिला। तो कहने का मतलब इन्होंने ये निकाला कि जो इंडो आर्यंस थे, जिनको हम इंडो आर्यंस बोलते हैं, यानी कि जिनकी जो लैंग्वेज है वो यूरोपियन और इंडो होती थी। तो कहने का मतलब है कि वहीं से आए थे ये लोग, यूरोप से। फिर आती है हमारी अपनी इंडियन थ्योरी, जो किसने दी थी? वो दी गई थी डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा बाय, और दूसरे पर्सनैलिटी थे एसी दास, तीसरे थे गंगानाथ झा, और भी काफ़ी लोग थे। इनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि इंडियन थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने कहा कि जो आर्यंस हैं वो वर इंडिजीनियस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो सब कॉन्टिनेंट के थे वो। और द सेक्रीफिशियल रिचुअल्स हुआ करते थे उस टाइम पे। जोग्राफिकल डाटा था उसके थ्रू पता चला है। फाउंड फ्रॉम ऋग्वेदा पॉइंट टू द ईरानियन ओरिजिन टू वैदिक आर्यंस। तो कहने का मतलब है कि ऋग्वेदा से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो ये बताता है कि जो इंडो आर्यंस थे या वैदिक में जो आर्यंस थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, ये मानते हैं। डीएनए एनालाइज किया है वुमन के स्केलेटन का, जो कि हमें राखी गढ़ी में मिली है। वो रिफ्यूट्स करते हैं द आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आर्कटिक रीजन थ्योरी दी है। तो आर्कटिक रीजन की जो थ्योरी है इंडो आर्यंस के बारे में या वैदिक कल्चर के बारे में, वो बाल गंगाधर तिलक ने दी है। तो ये सारी पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर विलियम जोन्स के बाद जिन्होंने भी थ्योरी दी है वो सारी पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आर्कटिक थ्योरी का जो रीजन थ्योरी है ये किसने दी है? बाल गंगाधर तिलक ने। और इन्होंने कहा है कि जो नॉर्थन आर्कटिक है इज द होमलैंड ऑफ द आर्यंस, एज वेदा स्पीक ऑफ 6 months ऑफ लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट। तो ये बोलते हैं कि जो नॉर्दर्न आर्कटिक है वो मेन होमलैंड है, यानी कि जो आर्कटिक एरिया है उसका जो नॉर्थ एरिया है, उत्तरी भाग जो है वो होमलैंड है आर्यंस का। क्योंकि उसमें इनको वेदा में क्या लिखा है कि वेदा हमें बताता है ऑफ 6 months ऑफ लॉन्ग डेज एंड लॉन्ग नाइट्स होती थी। तो ऐसी जो सिचुएशन है ये आर्कटिक रीजन में ही पॉसिबल होती है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। फिर एक तिब्बत की थ्योरी निकल के आती है जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया है तिब्बत की थ्योरी। इन्होंने कहा है कि तिब्बत जो है ये ओरिजिनल होम है आर्यंस का। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसकी कौन सी थ्योरी दी है और क्या बोला है। तो ये नेक्स्ट लाइन आती है कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है, अब तक जो मोस्ट एक्सेप्ट किया हुआ व्यू है, इज दैट देयर वाज अ सीरीज ऑफ आर्यन माइग्रेशन। तो एक सीरीज में आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था, इमाइग्रेशन हुआ था इंडिया की तरफ, एंड दे कम टू द सब कॉन्टिनेंट एज इमाइग्रेंट। जो अर्लीस्ट इंडो आर्यंस थे, सबसे पहले वाले जो इंडो आर्यंस थे वो कहाँ रहते थे? वो जोग्राफिकल एरिया में रहते थे जो कि कवर्ड था बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और फ्रिंच ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब है अगर हमारा इंडिया है, ये मैं माउस से बना रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अगर ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब है ईस्ट पार्ट वाला अफगानिस्तान, ये हमारा पंजाब, ठीक है, ये वाला पंजाब, और फिर वेस्टर्न यूपी यानी कि ये एरिया। तो कहने का मतलब है इस नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में ये रहते थे। नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो था इंडिया का, उस पार्ट में इंडो आर्यंस जो है इंडिया में आए थे। कहते हैं कि सम रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान सच एज द रिवर कुबा यानी कि काबुल,
अफगानिस्तान की रिवर है, और दो रिवर इंडस यानी कि सिंध जिसे हम बोलते थे, सिंधस भी बोलते हैं, और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेंशन है ऋग्वेद में। तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की एक रिवर है काबुल, जिसको हम पहले कुबा कहते थे, काबुल में है, और रिवर इंडस जिसे हम सिंध रिवर भी बोलते थे या सिंडस भी बोलते थे, और इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज ये मेंशन है कहाँ पे, तो ये मेंशन है ऋग्वेदा में। तो द 5 ट्रिब्यूटरीज आर झेलम। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताने वाली हूँ अभी कि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आएगा कि झेलम को क्या बोला गया है वेदास में, तो वितास्ता बोला गया है। झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज, ये पांचों ट्रिब्यूटरीज आपको पता होंगी, और इंडस का यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इंडस बोलते थे, या सिंध रिवर भी लिखा हुआ आ सकता है। ब्यास की हम बात करें तो इसको वेपासा बोला गया है, चेनाब को बोला गया है अस्किनी, रवि को बोला गया है परुशिनी, और सतलज रिवर को बोला गया है सुतुदरी। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करें कि इंडस रिवर की, तो आइडेंटिकली विद द इंडस, तो सिंधु रिवर को इंडस बोला गया है, इज द रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ द आर्यंस। अनदर रिवर जो मेंशन हुई है वेद में, तो ऋग्वेद में, तो वो है श्रावस्ती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि एक इंडस के अलावा श्रावस्ती रिवर भी है जो मेंशन है, नाउ लॉस्ट इन द सैंड ऑफ राजस्थान। तो श्रावस्ती बोल लो या सरस्वती बोल लो, ऐसे ही सरस्वती ही हम प्रोनाउंस करते हैं, डब्लू आएगा। तो सरस्वती रिवर जो आज राजस्थान में वो लॉस्ट हो चुकी है सैंड की वजह से, रेत की वजह से। पहले वो उस टाइम पे बहती थी लेकिन अब वो सूख चुकी है। ये भी ऋग्वेद में मेंशन है। द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय इट इज कवर्ड बाय द घग्गर रिवर। तो जो एरिया रिप्रेजेंट किया गया है वो अब कवर्ड है किसके द्वारा, घग्गर रिवर के द्वारा। द होल रीजन इन विच द आर्यन फर्स्ट सेटल्ड। तो ऐसा कौन सा रीजन था इंडिया में, ये कह रहा है कि जो ये सारा रीजन अभी तक हमने पढ़ा है, इसके अंडर आर्यंस पहली बार सेटल्ड हुए थे इन इंडिया, इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो हमने 7 रिवर्स के बारे में पढ़ा है, 5 ट्रिब्यूटरीज, एक इंडस और एक आप बोल सकते हो सरस्वती, ठीक है, जो कि राजस्थान में पहले थी अब नहीं है। तो ये 7 रिवर्स थी जिसपे जो हमारा वैदिक कल्चर है, ये जो आर्यंस थे ये यहाँ पे सेटल हुए थे। अब इंडो आर्यन का माइग्रेशन देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में। तो आर्यंस वर सेमी नॉर्मेडिक पेस्टोरल पीपल। तो सेमी नॉर्मेडिक थे ये, और ओरिजिनल होमलैंड जो था आर्यंस का वो मैटर करता है, एक डिबेट है विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स सजेस्टिंग डिफरेंट रीजंस वेयर दे ओरिजिनेटेड। तो हर अलग अलग एक्सपर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ की अलग अलग थ्योरी है कि वो कहाँ से आए थे, वो हम देख चुके हैं। कुछ कहते हैं कि ये आए थे कहाँ से, एरिया अराउंड द कैस्पियन सी इन द सेंट्रल एशिया। ये मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आर्यंस है वो कैस्पियन सी के पास से आए थे, सेंट्रल एशिया से। वाइल अदर थिंक दे ओरिजिनेट फ्रॉम रशियन स्टीप, कुछ कहते हैं कि रशियन स्टीप से आए थे। बाल गंगाधर तिलक वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्यंस केम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन, हमने पढ़ लिया, ठीक है। और जो वैदिक एज है वो स्टार्ट होता है विद द आर्यंस ऑक्यूपेशन इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो वैदिक एज जो है ये हमारा स्टार्ट होता है, आर्यन जब इंडिया में आते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में, तो यहाँ से इनकी जो थ्योरी है आर्यंस की इंडिया के हिसाब से, इंडिया की हिस्ट्री के हिसाब से वो शुरू हो जाती है। अगर हम मीनिंग की बात करें, द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य, आर्य का मतलब होता है नोबल्स, ठीक है। एंड दे स्पोक संस्कृत। तो याद रखना कि आर्यंस जो थे वो संस्कृत बोलते थे और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। दे लेड अ रूरल और सेमी नोमेडिक लाइफ। तो इनकी यानी कि गांव वाली बोल सकते हो या थोड़ी सी नोमेडिक, थोड़ा सा शहरीकरण इनकी लाइफ में था, एज कम्पेयर टू आईवीसी। आईवीसी तो मतलब फुल्ली अर्बनाइज्ड था, शहरीकरण था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उतने सिविलाइज्ड नहीं थे। ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा कि डिक्लाइन का रीज़न था आईवीसी का, कि बाद में जो है छोटे छोटे साइट्स हो गए थे, पहले बड़े बड़े साइट्स हुआ करते थे, अब साइट्स का जो एरिया है वो छोटा हो गया, अब वो विलेज की तरह बन के रह गए, अब जो एक अर्बनाइज्ड कॉलोनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर आर्यंस आते हैं, तो उनको भी ये रूरल और सेमी नोमैडिक लाइफ जीने वाली उनकी लाइफ जो है ऐसी होती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द खाइबर पास। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कुछ सोर्सेज के थ्रू देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस है ये किस रास्ते से आए थे, तो खाइबर पास से इंडिया आए थे। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक की और द ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, इसके बाद फिर हम लेटर वैदिक पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करना है। तो ये 1500 से 1000 BCE का है अर्ली वैदिक की अगर हम बात करें। इनिशियली द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। हमने 7 रिवर्स पढ़ी ना, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, तो कौन सी थी, दीज 7 रिवर्स वर सिंधु यानी कि इंडस, विपाश यानी कि व्यास, वितास्ता यानी कि झेलम, परुशिनी यानी कि रावी रिवर, अस्किनी का मतलब चेनाब, सुतुदरी यानी कि सतलुज, और लास्ट है हमारी सरस्वती रिवर। तो ये 7 रिवर्स हैं, तो 7 रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये आर्यंस जो है पहली बार सेटल हुए थे।
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में। अब ध्यान रखना है कि अब हम पूरा वैदिक पीरियड नहीं कर रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड का हम अभी बात कर रहे हैं। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और विद द किंग नोन एज राजन। अब मोनार्कियल क्या होता है कि आपकी हेरिडिटी के हिसाब से, कि मान लीजिए कि कोई किंग है, अब वही सत्ता चला रहा है, किंग के बाद इसका बेटा ही जो है वो इस हायरार्की को, इस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आगे चलाएगा। तो इंडिया में आज के टाइम पे अगर बात की जाए कि वैदिक कल्चर की तरह अर्ली वैदिक कल्चर में जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि उस किंग को हम क्या बोलते थे, राजन। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम अभी बात कर रहे हैं। पैट्रियार्कल फैमिली थी जिसमें जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन द ऋग्वेदिक टाइम। तो कह रहे हैं कि जन, तो जन क्या है, एक लार्जेस्ट सोशल यूनिट है। जन यानी कि बहुत सारे लोग, हम पहले बोलते हैं बहुत सारे जन आ गए, तो जन यानी कि बहुत सारे लोग आ गए, तो बहुत लार्जेस्ट सोशल यूनिट हुआ करती थी, इसको हम पैट्रियार्कल फैमिलीज बोलते हैं, ठीक है। सोशल ग्रुपिंग होती थी, यानी कि कुल को बोलते हैं हम फैमिली, पता होगा। ग्राम को बोलते हैं विसु, यानी कि जना, तो ग्राम को हम विलेज बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और विसु और जना हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी जिसे हम सभा और समिति बोलते हैं। ये अर्ली वैदिक की बात हो रही है कि ट्राइबल असेंबलीज होती थी, यानी कि सभा और समिति बैठती थी। और एग्जाम्पल की हम बात करें ऑफ ट्राइबल किंगडम्स, तो भारताज, मत्स्याज, युदूज और पुरुष, ये सब जो है उस टाइम पे ट्राइबल्स थे। सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे हम अर्ली वैदिक पीरियड का, तो वुमेन जो थी वो इंजॉय करती थी रिस्पेक्टेबल पोजीशन, यानी वुमेन्स को उस टाइम पे काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मिलता था। वो पार्ट ले सकती थी सभा समिति में, जो कि एक डिस्कशन की वो होती थी हमारी, असेंबली बोल सकते हो आप। तो सभा और समिति जो है इसमें वुमेन्स भी पार्ट करती थी, वो अपनी जो बातें थी वो रखती थी, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स उनको दिए गए थे। और देयर वर वुमेन पोइट, तो उस टाइम पे वुमेन पोइट्स भी हुआ करती थी जिसका नाम था अपाला, लोपामुद्रा, विश्वासरा और घोष। देखिए इन चारों के नाम देखिए एग्जाम में पूछ देगा कि ये कौन थी, तो ये पोइट्स थी। और ये कौन किस टाइम पीरियड से हैं, ये वैदिक पीरियड से हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड अगर मेंशन है तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें कि कैटल स्पेशली काउ, तो काउ जो है बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के लिए, तो काउ उस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। और मोनोगेमी की हम बात करें वॉज प्रैक्टिस्ड, बट पॉलीगेमी वॉज ऑब्जर्व्ड अमंग रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज में, ठीक है। देयर वॉज अ नो चाइल्ड मैरिज, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं थी उस टाइम पे, कोई बाल विवाह नहीं था। लेकिन हम देखेंगे कि लेटर वैदिक के पास ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सोशल डिस्टिंक्शन की हम बात करें एग्जिस्ट करता था, बट वर नॉट रिजिड एंड हेरिडिटरी। तो सोशल डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव जो है थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना रिजिड और हेरिडिटरी के हिसाब से नहीं था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की देखिए अगर अर्ली वैदिक में, तो दे वर पास्टोरल एंड कैटल रियरिंग पीपल, तो खेती करते थे, थोड़ी बहुत थी इनके पास, कैटल रियरिंग का काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। दे हैड हॉर्स चैरियट, तो घोड़े थे इनके पास। रिवर वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के लिए रिवर का यूज़ किया गया। कॉटन और वुलन फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ होता था। इनिशियली ट्रेड वाज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम, हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बार्टर सिस्टम को यूज़ होता था। लेकिन बोल रहा लेटर ऑन कॉइन्स कॉल्ड निष्क वर इन यूज़। तो अगर एग्जाम में आया कि फर्स्ट टाइम किसी भी मतलब इंडिया में या कभी भी जो कॉइन्स का यूज़ हुआ था वो कब हुआ था, तो वो अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था। और उसका नाम क्या था, निष्क। अगर निष्क टर्म आया तो आपको ध्यान रखना है कि ये कॉइन था, ठीक है। रिलीजन की हम बात करें तो दे वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस, तो रिलीजन में ये बताते हैं कि ये नेचुरल फोर्सेस को उनकी पूजा करते थे, जैसे अर्थ की, पृथ्वी की पूजा करते थे। फायर यानी कि आग, विंड हवा, रेन बारिश, थंडर, तो इंद्र को हम बोलते हैं ना कि थंडर या रेन की हम देवता बोलते हैं। तो थंडर स्टॉर्म जो आते थे उनकी पूजा करते थे। बाय पर्सनलिफाइंग देम इनटू डिटीज, तो इनको ये अपना भगवान मानते थे। और इंद्र की हम बात करते हैं तो वो थंडर के लिए जाने जाते हैं, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी। कब की बात है, अर्ली वैदिक पीरियड में। अदर डाइटीज थे पृथ्वी यानी कि अर्थ, अग्नि यानी कि फायर, वरुण यानी कि रेन और वायु यानी कि विंड, ठीक है। फीमेल डाइटीज थी जिनका नाम था उषाज और अदिति। दे वर नो टेम्पल्स, कोई टेम्पल्स नहीं था और कोई आइडियल वर्शिप नहीं थी, ये ध्यान रखना है आपको। मिक्स नहीं करना है कि हरप्पन में थी और इसमें नहीं थी, जहाँ जहाँ है मैंने वो बताया है, जहाँ नहीं है वो भी मैं मेंशन कर रही हूँ। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर फेज। लेटर वैदिक को हम पेंटेड ग्रे वेयर फेज भी बोलते हैं, जो कि 1000 BC से 600 BC तक चला है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड,
अब वो ईस्ट साइड आ रहे हैं, गंगा रिवर को भी क्रॉस कर रहे हैं एंड ऑक्यूपाई करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी यानी कि कोसाला और बिहार को आर्यंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि गंगा रिवर जो है वो बहुत फर्टाइल लैंड है वहाँ का, और उस एरिया के आसपास की सारी ज़मीनों पर ये रहते थे। अब इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे लेटर वैदिक का, तो किंगडम्स थे लाइक महाजनपद वर फॉर्म्ड बाय अमलगमेटिंग स्मॉलर किंगडम्स। तो स्मॉलर किंगडम्स राज्य बना के महाजनपद बने थे। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम महाजनपद मैंने करवा रखा है, तो वो आप देख लेना। और किंग्स की जो पावर थी इंक्रीज हुई, बढ़ी एंड वेरियस सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होने लगे उनके द्वारा अपनी पोजीशंस को बढ़ाने के लिए। अब सेक्रीफाइसेस मतलब क्या था, तो सेक्रीफाइस मतलब राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ हमें पता है कि कंसिक्रेशन सेरेमनी हुआ करती थी, वाजपेयी यज्ञ यानी कि चैरियोट रेस होता था, एंड अश्वमेध यज्ञ यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइसेस होते थे। तो ये सारी जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे, रिचुअल्स जो परफॉर्म होते थे, ये यानी कि अंधविश्वास हम बोल सकते हैं, लेटर वैदिक में बढ़ गया था और सभा समिति जो है डिमिनिश हो गई थी अपने इंपॉर्टेंस में। तो जो सभा और समिति की जो इंपॉर्टेंस थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी लेटर वैदिक में। अब सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो वर्ण सिस्टम था यानी कि कास्ट सिस्टम था, जात पात जिसे हम बोलते हैं, सोशल डिस्टिंक्टिव, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और दिस बिकेम लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड मोर हेरिडिटरी। अब ये क्या हुआ, ये ऑक्यूपेशन नहीं कि हेरिडिटरी के हिसाब से बनने लगा कि अब आपकी कास्ट क्या है। पहले जो सिस्टम था वो ये माना जाता था कि राजा कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन वो अपर माना जाएगा और जो छोटे काम करने वाले वो लोअर कास्ट के माने जाएंगे। लेकिन अब आपकी हेरिडिटी क्या है, आपका खून कैसा है, अगर आप, अब वही सेम चीज़ें आई थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, फिर आए थे इसके बाद हमारे वैश्य और फिर शूद्रा। तो ये कब आए थे, ये सोशल स्ट्रक्चर हमारा लेटर वैदिक में आया था। चाइल्ड मैरिजेस बिकम कॉमन, अब तक चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ पर बाल विवाह जो है कॉमन हो गया था। 4 डिवीजन हुए थे सोसाइटी के, जो मैंने अभी बताया, जिसने डिक्रीज किया सोशल रैंकिंग को। अब ब्राह्मण्स जो है प्रीस्ट ही अपने आप को भगवान मानने लग गए, क्षत्रिय जो कि रूलर्स थे ये वॉरियर्स हो गए, तो इनकी सेकंड कास्ट हो गई। फिर वैश्याज आए जो एग्रीकल्चर ट्रेडर्स और आर्टिशियंस हुआ करते थे। और फिर शूद्र सबसे लोअर कास्ट मानी गई, ये सर्वर्स थे अपर क्लासेस के। मतलब शूद्र का काम क्या था कि बाकी के जो 3 अपर क्लासेस हैं इनको ये सर्व करेंगे। तो वुमन की जो पहले एक पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी अर्ली वैदिक में, लेकिन लेटर वैदिक में इनकी जो पोजीशन है वो खत्म हो गई और वुमेन्स वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज लाइक सभा एंड समिति। तो इनको सभा और समिति में इनवाइट करना इन्होंने बंद कर दिया, इनका पार्ट लेना उसमें बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं वुमन की जो पोजीशन है वो डिक्लाइन हुई थी लेटर वैदिक में और देयर पोजीशन इन सोसाइटी डिमिनिश्ड। ठीक है। सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑल्सो एमर्ज्ड। अब कास्ट के बेस पे आपको ऑक्यूपेशन मिलेगी, आपको काम मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। गोत्र वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अब कास्ट में भी आपके गोत्र आ गए। अब एक कास्ट मान लीजिए कि ब्राह्मण है तो उसमें भी अलग अलग गोत्र हैं, उस गोत्र में भी कोई अपर गोत्र है, कोई लोअर गोत्र है, अब उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आई, गोत्र। ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अब हम बात करें लेटर वैदिक में, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहता है कि एग्रीकल्चर जो है चीफ ऑक्यूपेशन था, पैसे का कमाने का सोर्स था। और इंडस्ट्रियल वर्क लाइक मेटल का वर्क, पॉटरी बनाना, कारपेंट्री वर्क, ये थे उस टाइम पे। देयर वॉज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हम देखते आ रहे हैं हड़प्पन टाइम से ही, पहले से ही चलता आ रहा है, विद फार ऑफ रीजन लाइक बेबीलोन और सुमेरिया। ठीक है। अब हम रिलीजन की बात करेंगे, रिलीजन क्या था, धर्म क्या था। प्रजापति जो क्रिएटर थे, विष्णु जो प्रिजर्वर थे, बिकेम इंपॉर्टेंट गॉड्स। तो प्रजापति और विष्णु इंपॉर्टेंट गॉड्स थे लेटर वैदिक में। इंद्र और अग्नि का जो एक इंपॉर्टेंस था वो यहाँ पर लॉस्ट हो गया था, क्योंकि वो नेचर की वर्शिप ना करके अब इन्होंने अपना एक भगवान ढूंढ लिया है जिसका नाम है विष्णु या फिर प्रजापति। अब लेटर वैदिक में कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स जो है, प्रेयर करते थे, नेचुरल वर्शिप जो हम करते थे नेचर की, वो खत्म हो गई और रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इलेबोरेट। ठीक है। तो इनका जो है वर्चस्व बढ़ गया सेक्रीफाइसेस का, कि आपको कुछ चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घोड़े का करो या किसी और चीज़ का करो। ठीक है। अलग अलग यज्ञ यज्ञ करवाते थे। द प्रीस्टली क्लास थी यानी कि जो ब्राह्मण क्लास थी, बिकम वेरी पावरफुल एंड दे डिक्टेटेड द रूल्स ऑफ द राइट्स एंड रिचुअल्स। अब इन्होंने अपने खुद के रूल्स रिचुअल्स बना दिए, डराना शुरू कर दिया, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा भगवान के नाम पे, और अलग अलग बेकार बेकार के रिचुअल्स इन्होंने शुरू करवा दिए। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी, बहुत ही पुरानी या दबी हुई सोच के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म जो एमर्ज हुए थे, इनका यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का एंड कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, तो कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एमर्ज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस
पीरियड। हालांकि महाजनपद के बाद हमने देखा है कि अशोक ने, चंद्रगुप्त ने जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका उनके बिंबिसार ने इन्होंने अपनाया था, तो कहीं ना कहीं फिर वापस से राइज हुआ था। ठीक है, वैदिक लिटरेचर की अब हम बात करेंगे कि लिटरेचर क्या था वैदिक। अब हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ लिया, अब प्रॉपर वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे। जो वर्ड है वेदा, ये ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द रूट विद, यानी कि विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज या सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मीन्स एक्वायर करना नॉलेज। अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो सकती है, डीप नॉलेज, या हमने कोई नॉलेज कहीं से एक्वायर की हो, उसे हम बोलते हैं वेद, यानी कि विद, जिसे हम आज बोलते हैं वेदा। 4 वेदास आए थे, ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मुझे ये डीप में पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बता दूंगी मैं। ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। अब ये ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है स्टार्टिंग वाला, ये कंपोज किया गया था अर्ली वैदिक एज में, और बाकी के जो 3 हैं ये लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ये ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वर्ल्ड का सबसे पुराना धार्मिक टेक्स्ट लिखा हुआ वो ऋग्वेद है। ये कंटेन करता है 128 हिम्स एंड क्लासिफाई करता है इनको 10 मंडल्स में। ठीक है, 10 मंडल हैं और 128 हिम्स हैं। ये स्टेट पीएससी और एसएससी के एग्जाम्स में आता है। यजुर्वेद की हम बात करते हैं, जो लेटर वैदिक में डेवलप हुआ था, ये डील करता है द वे टू परफॉर्म रिचुअल्स। अब रिचुअल्स के बारे में यजुर्वेद में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। सामवेद आता है, ये डील करता है म्यूजिक के बारे में। इंडियन म्यूजिक इज सेड टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सामवेद। ठीक है, हम बोलते हैं ना समा बना दिया, तो सामवेद से आप ऐसे याद रख सकते हो, म्यूजिक आया है सामवेद में। यजुर्वेद में हमने रिचुअल्स लेकर आए हैं, और अथर्ववेद में स्पेल्स और मैजिकल फार्मूलाज, यानी कि ब्लैक मैजिक बोल सकते हो, अथर्ववेद में है। मैजिकल फार्मूलाज, स्पेल्स, तंत्र वंत्र करना, ये सब अर्थवेद में लिखा हुआ था, अथर्ववेद भी बोलते हैं इसको। अदर वैदिक टेक्स्ट भी हैं, वर द ब्राह्मण्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइसेस। उपनिषद लिखे गए थे, जिनको हम वेदांतास बोलते हैं। 108 है उपनिषद नंबर में, और सोर्सेस ऑफ इंडियन फिलोसफी। और एक है हमारा अरंकास, जो कि बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। ग्रेट इंडियन एपिक है हमारे पास महाभारत और रामायण, वर ऑल्सो कंपोज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ठीक है, इसमें कोई लेटर वैदिक नहीं है, सिर्फ वैदिक पीरियड है, इतना ध्यान रखना है आपको। ज्योग्राफी की हम बात करें वैदिक एज में, तो लोकेशन देखते हैं। अर्ली आर्यन वर बेस्ड इन एंड अराउंड इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि वेस्टर्न इंडिया में हम बोलते हैं, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज में ही बसे हुए थे। और लेटर वैदिक में क्या हुआ, लेटर वैदिक में ये मूव करे ईस्टर्न एरियाज की तरफ, यानी बंगाल तक गए विद द हेल्प ऑफ फायर और आयरन टूल्स। तो आयरन हमने देखा था, हड़प्पन में नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आयरन टूल्स कहाँ आए हैं, वैदिक लेटर वैदिक में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आयरन का जो यूज़ है वो लेटर वैदिक में हुआ है। दे कॉल्ड इट सप्त, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, दे कॉल्ड इट सप्त सिंधव, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स जो है बोला है, ये जो अर्ली वैदिक वाले हैं, ये ध्यान रखना कि पहले अर्ली वैदिक है, फिर बाद में लेटर वैदिक है। तो अर्ली वैदिक जो थे ये 7 रिवर्स के आसपास रहते थे, जो कि सरस्वती था, घग्गर था, हाकरा चैनल जो था, इज कंसिडर द होलिएस्ट रिवर। होलिएस्ट रिवर हम किसे बोलते हैं, सरस्वती को, जो कि घग्गर हाकरा चैनल के पास थी, अब सूख गई है वो। और लेटर वैदिक में हम बात करें, जो कोर एरियाज था इनका, लोकेशन की बात करें तो कुरु पंचाल रीजन, यानी कि इंडो गैंगेटिक डिवाइड द अपर गंगा वैली। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो डिवाइड करता है अपर गंगा वैली को। और स्टोरी इन विदेगा माधव इन सप्त ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। तो ये बोलते हैं कि विदेगा माधव जो थे मूव्ड करते हैं ईस्ट की तरफ। ठीक है, वो सब ब्राह्मण थे वो, और ये ईस्ट की तरफ जाते हैं रिवर गंडक तक विद द हेल्प ऑफ फायर गॉड अग्नि। तो फायर के जो गॉड थे अग्नि, उनकी हेल्प से। फिर आते हैं रेफरेंस टू सी। अब पानी के रास्ते से कैसा था इनका, तो कोई अर्ली वैदिक पीरियड में कोई रेफरेंस नहीं था सी के थ्रू इन ऋग्वेद टर्म। और ऋग्वेद में जो है एक टर्म है समुद्र, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ वाटर एंड नॉट सी। तो अगर आप ये बोलोगे कि ऋग्वेद में, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में ही बनाया गया था, ऋग्वेद कंपोज किया गया था, उसमें तो सी टर्म लिखा हुआ है, लेकिन वो जो सी है वो टर्म वो सी से रिलेट नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ वाटर से रिलेट करता है। यानी कि जो समुद्र वर्ड मिला है हमें अर्ली वैदिक पीरियड में, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है, तो वो समुद्र वर्ड है। तो समुद्र जो सी को नहीं दर्शाता, वो दर्शाता है कलेक्शन ऑफ वाटर को। तो आपको ध्यान रखना है कि सी जो है समुद्र की बात, अगर ओरिजिनल जो सी हम बोलते हैं, तो वो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। लेटर वैदिक में एक्वायर करते हैं नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी के बारे में।
ठीक है, एंड ऑल्सो ऑफ नर्मदा और विंध्यान माउंटेन्स। ईस्ट वेस्टर्न सी कौन सी, जो हमारी अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, इसके बारे में हमें लेटर वैदिक पीरियड में पता चलता है। नर्मदा वैली के बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में, विंध्यान माउंटेन्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है लेटर वैदिक से। तो ये आप देख सकते हो, ये है मिडल राजा। ये बता रखा है कि डिफरेंट नेम्स ऑफ किंग्स थे इन डिफरेंट रीजन इन लेटर वैदिक पीरियड में। तो मिडल राजा थे, इनके इधर नॉर्थ वालों को हम विराट, सम्राट, भोज, सव्रत, ये सब नाम देते थे। अब ये लेटर वैदिक फेज का जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स दिखाया, गंधार के क्या, गंधार तो चलो बाहर है, कुरु, पंचाला, कोशाला, विदेहा, ये सब मैंने बताया था। अब बाद में ये महाजनपद का रूप ले लेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड में थे ये पुरु, यादु, भारत, हेमवंत, गंधार, ठीक है, और इंडो आर्यन का रीजन था कि ऐसे इंडिया में आए थे। सोसाइटी की बात करेंगे कि इंडो आर्यंस जो हैं इनकी सोसाइटी कैसी थी, डिवीजन क्या था। अर्ली वैदिक में देखते हैं कि इनका जो डिवीजन था वो बेस्ड था ऑन क्लैन, नॉट कास्ट लाइंस। तो क्लैन पे बेस्ड था, ठीक है, आप क्या काम कर रहे हो उस पे बेस्ड था, आपकी कास्ट मैटर नहीं करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। इवन जो राजाज हुआ करते थे, यानी कि राजन्स एंड द पुरोहित, जो पंडित हुआ करते थे, वर पार्ट ऑफ द क्लैन नेटवर्क, वो भी क्लैन नेटवर्क के ही पार्ट थे, उनको कोई ऐसा अपर कास्ट का ओहदा नहीं मिला हुआ था। और जो ऑक्यूपेशन था वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, तो ऑक्यूपेशन जो है बर्थ पे बेस्ड नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो 4 फोल्ड डिवीजन होता है ऑफ सोसाइटी का, जो कि बेस्ड होता है कास्ट पे। तो लेटर वैदिक में कास्ट सिस्टम आ जाता है। कास्ट एक्सोमनी एंड रिजिड सोशल हायरार्की डेवलप्ड होती है। इंक्रीज होता है कल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस एडिड टू द पावर ऑफ द ब्राह्मण्स, तो ये ब्राह्मण्स की पावर को इंक्रीज करते हैं। वर्ण सिस्टम आया सोसाइटी में। वर्ण यानी अर्ली वैदिक में हम कलर मानते थे, वॉज द बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीरियड का, ठीक है। और पीपल की बात करें, उनको हम दासियूज और दासास बोलते थे अर्ली वैदिक में। ऋग वैदिक जो अर्ली वैदिक के टाइम पे ही कंपोज हुआ था, तो ऋग वैदिक सोसाइटी को कैन नॉट बी देयर फॉर कॉल्ड टोटली इगैलिटेरियन सोसाइटी, एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड जेंडर। आपके काम पे और जेंडर पे बेस्ड था, आपकी कास्ट नहीं थी उस वक्त पे, आप क्या काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी पोजीशन पता चलती थी। और ऋग्वेदिक फैमिलीज जो थी, पीपल थे, फैमिलियर थे स्लेवरी से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ऋग्वेदिक के पीपल थे वो फैमिलियर थे स्लेवरी के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, गुलामी यानी कि दास प्रथा जो थी वो अर्ली वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो चुकी थी, ये नहीं है कि ये लेटर वैदिक में स्टार्ट हुआ था। और फिर इसी चीज़ के बारे में लेटर वैदिक में बोलते हैं कि वर्ना यानी कि आश्रम धर्म सोसाइटी शो करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। इमेजेस में आपको आगे दिखाऊंगी कि 4 स्टेजेस थे लाइफ के, वो वही सेम चीज़ है। वर्ण आश्रम धर्म यानी कि वैश्य, सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य और शूद्रास, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है कि स्लेवरी जो है ये पहले ही आ गई थी। कब की बात हो रही है, स्लेवरी पहले ही आ चुकी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, और ये सोसाइटी का पार्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम देखते हैं कि जो सोशल नॉवेल्स थे ये क्या कहते हैं। तो इनके बारे में ये चीज़ है कि, एक सेकेंड, सोशल नॉवेल्स के बारे में ये चीज़ उठी है कि ये बोलते हैं कि जो पीपल हैं कुड चेंज, वो चेंज कर सकते हैं देयर प्रोफेशन एंड एब्सेंस। तो वो अपने प्रोफेशन और एब्सेंस को चेंज कर सकते हैं, देयर प्रोफेशन एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। तो पीपल्स के अर्ली वैदिक की बात हो रही है कि जो अर्ली वैदिक लाइफ थी, जो वैदिक पीरियड था स्टार्टिंग का, उसमें ये बोल रहे हैं कि जो पीपल थे, यहाँ के लोग थे, वो अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते थे एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की। जो स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की थी उसका एब्सेंस था, यानी कि वो चीज़ नहीं थी कि आपके, अगर आप बहुत रिच हैं तो आपके आने वाले जो वंशज होंगे या फिर जो आपकी पीढ़ी होगी उसको भी वही सेम अधिकार और वही सेम राइट्स मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सोशल हायरार्की, समाज में वही एक ओहदा मिलेगा, ऐसा नहीं था। आप जो काम कर रहे हो आपको आपके काम से ही जाना जाएगा, चाहे आप किसी के भी बेटे हो, आप किसी के भी वंश से हो, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। तो हायरार्की जैसा कोई चीज़ उस टाइम पे नहीं था, और लोग अपने प्रोफेशन को कभी भी चेंज कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि जो शूद्र या वैश्यास, जो लोअर कास्ट के लोग लेटर पीरियड में आए थे, वो अपने आप को कुछ अच्छे रिच वाले उसमें नहीं डाल सकते हैं। वो भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, वो भी चाहे तो रूल कर सकते हैं, वो भी चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते थे। अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। लेकिन लेटर वैदिक में रेस्ट्रिक्टेड था सोशल मोबिलिटी, यानी कि अगर आप लोअर कास्ट के हो तो आपको अपर कास्ट के साथ उठना बैठना भी अलाउड नहीं था। इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी थी लेटर वैदिक में। अब अगर हम वुमेन्स की पोजीशन की बात करें तो डिस्पाइट पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी के अलावा वुमेन हैड इंपॉर्टेंट पोजीशंस।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान सोसाइटी थी उस टाइम पे, लेकिन वुमेन्स को अर्ली वैदिक में फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई थी। वो एजुकेटेड थी, एक्सेस था उनको असेंबली में बैठने का, अपनी बातों को रखने का, और सभा समिति ये ज्वाइन करती थी वुमेन्स जो थी। और दे हैड द चॉइस टू चूज देयर हस्बैंड, उनके पास अपनी शादी करने के लिए जो वो हस्बैंड चुनती थी, उनके पास राइट्स था कि वो किसी से भी शादी कर सकती हैं, कोई कास्ट के हिसाब से, जात के नाम पे उनको शादी करने का अधिकार, ऐसा कुछ उन पर थोपा नहीं जाता था। नो इंसिडेंस ऑफ सती और पर्दा, तो सती और पर्दा का भी कोई इंसिडेंस उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे वर्ण सिस्टम का, जो हमने ये छोड़ दिया था लेटर वैदिक पीरियड का। तो वर्ण सिस्टम ऑफ सोशल डिस्टिंक्टिव था बिकेम मोर डिस्टिंक्टिव। तो वर्ण सिस्टम में जो सोशल डिस्टेंस, यानी कि सोशली जो डिस्टेंस आ गया सारे चार कास्ट में, चार सिस्टम जो हुए थे कास्ट के, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र, ये चार थे। तो पहले थे ब्राह्मण आते थे, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे हमारे वैश्य, फिर आते थे शूद्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनके बीच का जो भेदभाव था वो और बढ़ गया था, और वर्ण सिस्टम बिकेम बेस्ड ऑन बर्थ। अब ये हो गया कि अब आप जब पैदा हो रहे हो, आपकी कास्ट तभी की तभी आपको बता दी जाती है कि आप जिस खानदान में पैदा हुए, जिस कास्ट में पैदा हुए हो, आप उसी के उससे जाने जाओगे। अर्ली वैदिक में ऐसा नहीं था। अर्ली वैदिक में ये था कि आपके काम से आपको जाना जाएगा, कि आप कितने ऊंचे पोस्ट पे हो, आप क्या काम कर रहे हो, उससे आपकी पहचान होगी। लेकिन लेटर वैदिक में आपकी कास्ट के हिसाब से आपको जाना जाने लगा। अब जो कास्ट है वो आपके बर्थ के साथ ही आपको मिली है। और लेस ऑन ऑक्यूपेशन, अब आपके काम पे डिपेंड नहीं है आपकी कास्ट, आपके हायरार्की पे बेस्ड है। अब यहीं पे वुमन की पोजीशन की बात करें अगर हम लेटर वैदिक में, तो उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में थी थोड़ी बहुत। इन द फैमिली वुमन वर कन्फाइंड टू हाउस होल्ड। लेटर वैदिक में अब वुमेन्स को, जो पहले अर्ली वैदिक में सभा समिति ज्वाइन करने की आज़ादी थी, अपना हस्बैंड चुनने की आज़ादी थी, जहाँ चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करता था, असेंबली में जाती थी वो, और उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई थी। लेकिन लेटर वैदिक में वो सब खत्म कर दिया गया, और उनको एक गृहिणी यानी हाउस होल्ड की तरफ से ही उनको रखा गया, और सबॉर्डिनेट पोजीशंस, बहुत छोटी मोटी पोजीशंस में ही इनको रखा गया। वुमेन वर नॉट परमिटेड टू अटेंड पब्लिक असेंबलीज। अब ब्राह्मण्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि औरतें जो है सभा समिति में या असेंबलीज में आके बैठेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरतों का सभा और समिति में आना बंद करवा दिया। और इंस्टेंस ऑफ सती और पर्दा, तो सती और जो पर्दा सिस्टम है ये यहाँ से बढ़ गया। सती प्रथा और पर्दा सिस्टम जो है, औरतों का मुंह ढकना, और सती प्रथा जो हस्बैंड के डेथ के साथ औरतों को भी उसी टाइम पे उनके साथ ही जलाया जाता था, तो ये सिस्टम भी हमारा लेटर वैदिक में आया था। डिस्पाइट दीज, इतने के बावजूद भी, देयर वर अ ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ वुमेन स्कॉलर्स। इतनी ज़्यादा पुरुष प्रधानता बढ़ गई थी लेटर वैदिक में कि वुमेन्स के सारे राइट्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी औरतें थी उस टाइम पे जो कुछ ना कुछ स्कॉलर्स बनी, अपने आप को एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। उनका नाम था, पहला नाम आपको ध्यान रखना कि गर्गी, ठीक है, फिर आते हैं मैत्री, और फिर नेक्स्ट जो तीसरी आती है वो आती है कात्यायनी। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम मैरिज की बात करेंगे, मैरिज को लेके क्या सिस्टम था उस वक्त पे। तो अर्ली वैदिक पीपल जो प्रैक्टिस करते थे यूजुअली मोनोगमस मैरिज, बट पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री ऑल्सो एग्जिस्ट। कहने का मतलब है मोनोगमस मतलब कि मैरिज जो थी वो आप कैसे भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली की मर्जी से करो, आप अपने आप करो या किसी और के पसंद से करो, आपको खुद के भी राइट्स थे कि आप किसी को भी पसंद कर सकते हो। लेवराइट का मतलब होता है, लेविरेट का मतलब होता है मैरिंग द हस्बैंड्स यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड ऑल्सो एग्जिस्टेड। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि लेविरेट क्या था, कि मान लीजिए कि एक औरत है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे ये सिस्टम था अर्ली वैदिक में कि आपको उनके छोटे भाई से ही शादी करनी पड़ती थी। तो इस तरीके का सिस्टम अर्ली वैदिक पीरियड में था। फिर आता है नियोग मैरिज। तो नियोग मैरिज एग्जिस्ट थी। ये क्या था, इट वॉज अ वेरियंट ऑफ विडो री मैरिज, यानी अगर कोई औरत का हस्बैंड मर गया है, वो विधवा है, तो उसको दोबारा शादी करने की आज़ादी थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में विडो री मैरिज की बात हुई है, और उस टाइम पे लेविरेट की बात हुई है, मोनोगैमस की बात हुई है, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री सब एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, इन विच चाइल्डलेस विडो जो होती थी, जिनके पास बच्चे नहीं होते थे, वॉज टेम्परेरली मैरिड टू द हस्बैंड्स ब्रदर टू प्रोड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन। कहने का मतलब है एक औरत जो विधवा हो चुकी है और उसका बच्चा नहीं है, तो उसको दोबारा शादी करने की आज़ादी थी, ठीक है, ताकि वो उनके छोटे भाई से वो शादी करते थे। अब हम लेटर वैदिक में देखें कि लेटर वैदिक में औरतों की जो शादी के ऊपर जो बात हुई है उसमें क्या था, तो जो चाइल्ड मैरिजेस था वो कॉमन हो गया, बाल विवाह कॉमन हो गया लेटर वैदिक में। गोत्र जो थे, मैंने बताया कि पहले से कास्ट सिस्टम आया, उसके बाद गोत्र सिस्टम आया, यानी कि सब कास्ट सिस्टम। तो गोत्र वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और मैरिज बिटवीन पर्सनस ऑफ द सेम गोत्र वॉज फॉरबिडन। अब सेम गोत्र में जो है शादियां जो होती थी वो फॉरबिडन हो गई। मेंशन किया गया है ऑफ चंद्रयाना पेनेंस फॉर मैन मैरिंग वुमन टू द सेम गोत्र।
तो ये चीज़ इसमें मेंशन है, क्या नाम है, चंद्रयायना पेनिस में, कि आदमी जो है औरत से शादी करेगा ऑफ द सेम गोत्र, उसमें मेंशन है इसके बारे में। फिर हम देखते हैं कुछ लेटर वैदिक एज के जो 4 वर्ण थे, वर्ण अब किस में डिवाइड हुआ, ये वर्णास यानी क्लासेस में, पुरुषार्थास यानी एम ऑफ लाइफ क्या है, आश्रम स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब क्या था, पहले ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रिय आए, फिर वैश्यास आए और फिर शूद्र आए। तो ये था पहला एक टर्म कि लर्न, अर्न, टर्न और फिर रिटर्न। ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग इन स्क्रिप्चर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। फिर गृहस्थ थे हमारी जिसमें हम अर्न करते थे, फैमिली ड्यूटीज़। फिर आता है हमारा वनप्रस्थ, स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। फिर आती है हमारी लास्ट में संन्यास, जिसमें हम कहते हैं कि हमें रिटर्न जाना है, रेन्यूसिएशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन हम बोलते हैं, जो हम भगवान बुद्ध के बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। मोक्ष की बात हुई है, यानी कि लिबरेशन, मरने के बाद जो हमें बताया गया है कि आपको मरने के बाद मोक्ष मिलता है। धर्म का मतलब था राइटियसनेस, अर्थ का मतलब था प्रोस्पैरिटी और काम का मतलब था प्लेजर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इकोनॉमी की बात करेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी। तो इकोनॉमी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो अर्ली वैदिक जो पीरियड था उसमें जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। कैटल रियरिंग होती थी, मतलब खेती के साथ साथ कैटल्स के थ्रू जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि बैल चराते हैं, गाय भैंस चराते हैं हम अपने खेतों में, तो उस टाइप की इकोनॉमी थी। कैटल रियरिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, यानी एग्रीकल्चर बहुत मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे। जो लोगों का मेन सोर्स था अर्निंग का वो एग्रीकल्चर ही था। एंड द मेजर ऑफ वेल्थ वॉज, कमाई का जो साधन था वो कैटल ही था, काउ बोल सकते हो। एंड वेल्दी मैन वॉज कॉल्ड गोमत। अब पैसे वाले आदमी को हम क्या बोलते थे, गोमत बोलते थे। गोमत टर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर सेम इकोनॉमी के बारे में अगर हम पढ़ें लेटर वैदिक में, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बनी। पहले पास्टोरल इकोनॉमी थी, जैसे कैटल रियरिंग, मतलब कि आपके पास गाय भैंस है तो आपके पास दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे थे, दूध दही मिल रहा था। तो इस टाइप की पहले ऑक्यूपेशन थी। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होगी, मतलब ये नहीं था कि एग्रीकल्चर पहले नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस आपको लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर को ही मिला। और एग्रीकल्चर हैज़ बिकम द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं तो मेगर एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मिला है यहाँ पर हमें अर्ली वैदिक में। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनाइट ऑफ करेंसी वॉज निक्स। अब कॉइन निकला था जिसका नाम था निश्क, लेकिन हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिला है, ठीक है। लेटर वैदिक की अगर बात करते हैं, द लैंड वॉज स्टिल कॉमनली ओन्ड बट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिगन टू रिकॉग्नाइज। तो अभी भी जो लैंड है वो कम्युनली ओन्ड किया हुआ है, कम्यून मतलब एक कम्युनिटी होती थी वो ओन करती थी, लेकिन अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है रिकॉग्नाइज होनी शुरू हो गई है। एंड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि गृहपति जो है वो घर लैंड को खरीदता था। तो अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ द हाउस होल्ड को लेटर वैदिक में क्या बोला गया है, तो गृहपति बोला गया है, जो जमीन खरीदता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम वॉज स्टिल प्रिवेलेंट, यानी कि निक्ष नाम का कॉइन आ चुका था, लेकिन बार्टर सिस्टम तब भी था। बट निक्ष वॉज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। निक्ष यानी कि जो कॉइन था उसको एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू यूज किया जाता था, नॉट अ टिपिकल करेंसी। वो टिपिकल करेंसी नहीं थी। लेकिन जो ये श्रेष्ठिंस थी, यानी कि गिल्ड वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स विच बिकेम प्रोमिनेंट, ठीक है। तो ये हम अभी इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारा रिवेन्यू सिस्टम। अर्ली वैदिक में कोई रेगुलर रिवेन्यू सिस्टम हमारा नहीं था। और वॉलेंट्री ट्रिब्यूट की हम बात करें, यानी कि बाली, तो बाली किसको बोलते हैं, वॉलेंट्री ट्रिब्यूट को बोलते हैं, जो हम खुद से ट्रिब्यूट देते हैं किसी को भी। एंड बाउंटी वॉन इन अ बैटल वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो बाली भी कहीं ना कहीं, जो वॉलेंट्री ट्रिब्यूट इनको ट्रेड के थ्रू मिलता था, कि आप एक राजा से किसी और के पास जा रहे हैं, वहाँ से आपको ट्रिब्यूटरी मिलती थी, तो उसे हम बाली बोलते हैं। और कहीं ना कहीं वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम हमारी हुआ करती थी, जो हम बैटल में जीतते थे। लिखा है ना, वॉन इन अ बैटल, आप लड़ाई कर रहे हो, आप लड़ाई जीत गए हो, तो सामने वाला जो विरोधी जो आपसे हारता है वो आपको कुछ ट्रिब्यूट देता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो उसके बदले भी जो अंग्रेजों ने क्या कहते हैं, उस टाइम के राजाओं से अब ट्रिब्यूट लिया था, कुछ ट्रिटी साइन करी थी, तो अपने हित में ली थी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम था। प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो गिफ्ट एक्सचेंज किया करते थे ये लोग आपस में ग्रुप लेवल पे, जो कि इंपॉर्टेंट था इकोनॉमी के लिए, ठीक है। वैदिक सोसाइटी में एक्सचेंज ऑफ कोर्टीज, वेपन्स, कैटल्स, ये सब ये एक्सचेंज करते थे आपस में। अब हम लेटर वैदिक की बात करें, लेटर वैदिक में रिवेन्यू सिस्टम क्या था, तो कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स पहली बार आया है, तो ये टर्म ध्यान रखना है। तो टैक्स और ट्रिब्यूट का कलेक्शन होता था, वॉज मेड मैंडेटरी एंड वर डन बाय संग्रहित्री, इनके द्वारा डन किया गया था, जो कि एक वैश्यास थे। वैश्यास वर द ओनली ट्रिब्यूट पेइंग कम्युनिटी इन लेटर वैदिक टाइम्स। तो अब लेटर वैदिक में सिर्फ एक वैश्या कम्युनिटी रह गई थी जो को ट्रिब्यूट पे करती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
फिर अब हम क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैरियोट मेकिंग, कारपेंट्री, टेनिंग, ये सब इनका जो है क्राफ्ट का काम हुआ करता था अर्ली वैदिक में। और दे वर फैमिलियर विद कॉपर, ठीक है, बट डिडंट यूज आयरन। आयरन हो गया था लेकिन वो लेटर वैदिक में आया था, ये ध्यान रखना है आपको। इट हैड ऑर्च कलर्ड पॉटरी, ठीक है, तो ऑर्चरी कलर्ड पॉटरी जो है इस टाइम पे थी। कब की बात हो रही है? अर्ली वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक में स्टार्ट टू यूज आयरन, आयरन का भी यूज होना शुरू हुआ था लेटर वैदिक में, ध्यान रखना है। कॉल्ड कृष्ण अयास, इसको कृष्ण अयास और शाम अयास भी बोलते हैं, ठीक है। दे न्यू ऑफ टिन, अब इनको टिन के बारे में पता है, ये लीड जानते थे, सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, कॉपर, इन सब के बारे में इनको नॉलेज थी लेटर वैदिक वालों को। लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि आयरन फेस कल्चर। ग्रे क्यों बोला है? तो आयरन के लिए बोला है। तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर बोला है, यानी कि आयरन फेस कल्चर है हमारा लेटर वैदिक पीरियड जो है। एज दिस टाइप ऑफ पॉटरी वॉज यूज ड्यूरिंग दिस फेज। तो इमेज में आपको यहाँ दिखा देती हूँ, अर्ली वैदिक में ऐसा ऑर्चे कलर्ड पॉटरी यूज होता था और यहाँ पर आयरन का यूज करके प्रिंटेड ग्रे वेयर जो है यही पॉटरी बनाई गई थी। तो ये डिफरेंसेस था लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक में। अब बात करेंगे हम, ये दूसरी स्लाइड आ गई है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं यूज किए हुए हैं जो ऋग्वेदिक में यूज किया हुआ है, और मीनिंग्स है, टर्म्स हैं, फिर उसके सोर्सेज हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे गोधुली, जो एक टर्म है, इसको हम टाइम बोलते थे ऋग्वेदिक में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन टर्म्स से कि इनको क्या बोला गया है। और गाव्युति है, इसको हम डिस्टेंस के उसमें यूज करते थे। गोत्र यानी कि किंगशिप, ठीक है। गण यानी कि लीनिएज, और ग्राम का मतलब होता है विलेज। और फिर आते हैं गौरी यानी कि बफेलो। अब ये ध्यान रखना, गौरी हम किसको बोलते थे? बफेलो को। गॉजिट हम बोलते थे विनर ऑफ काउ, ठीक है, या फिर हीरो को बोलते थे। और गोघना हम बोलते थे गेस्ट फेड ऑन केटल, ठीक है। फिर आता है टर्म हमारा समसारा, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये सोर्स कहाँ से हमें मिला है? अब देखिए, अब हमारे पास ये सोर्स है, सोर्स से क्वेश्चन बहुत आता है कि किस सोर्स में ये टर्म जो है मेंशन है। अब पहला टर्म है हमारे पास समसारा, यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है। कहने का मतलब है कि हम ये मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, या हम दूसरा जन्म लेते हैं, इस टाइप का कुछ सिस्टम है। तो ये किस में पता है? ये हमें पता चलता है कि बृहदरंक्या उपनिषद में हमें ये पता चलता है। 4 आश्रम्स के बारे में जवाला उपनिषद में मेंशन है। सत्यमेव जयते, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया कि फर्स्ट टाइम सत्यमेव जयते जो टर्म है वो ऋग्वेदिक में यूज हुआ है। तो हाँ, ऋग्वेदिक में यूज हुआ है, और ऋग्वेदिक जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था, ठीक है। बाकी के जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे, ये जो है लेटर वैदिक में कंपोज हुए थे। तो सत्यमेव जयते जो है ये मंडुकया उपनिषद में मेंशन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। और फिर हम बात करते हैं 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम, यहाँ पे 4 आएगा। 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम जो कि ऋग्वेद के 10th मंडल में है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीटेड है। त्रिमूर्ति गॉड कहाँ मेंशन किया गया है? तो मैत्रेयानी उपनिषद ने मेंशन किया है। फिर आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? तो ये भी ऋग्वेद के 10th मंडल में है। तो ऋग्वेद के 10th मंडल में क्या क्या है? 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम है, ठीक है, और क्या है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अथर्ववेद में मेंशन है सभा और समिति के बारे में, एज ट्विंस डॉटर ऑफ प्रजापति गौतमी, या प्रजापति आप बोल सकते हो, गौतमी अभी हम जिक्र नहीं करते हैं। तो अथर्ववेद में सभा समिति एज अ ट्विंस डॉटर ऑफ प्रजापति, तो ये यहाँ पे मेंशन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर से आएगा नहीं वैदिक कल्चर में। बाकी कुछ स्लाइड्स इंपॉर्टेंट होगी तो जब हम MCQ करेंगे तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। ये पॉटरी का मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य में किसके बारे में था? तो ट्रेनिंग और स्क्रिप्चर था, प्रैक्टिकल स्किल्स थी, हम ब्रह्मचर्य में सीखते हैं यानी शादी से पहले। फिर हम गृहस्थ बनते हैं, फैमिली ड्यूटीज़ निभाते हैं अपनी। फिर हम वनप्रस्थ बनते हैं, यानी कि टर्न लेते हैं स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। फिर हम संन्यास लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बताई हैं लेटर वैदिक में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पहला कौन सा ओहदा बड़ा था, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। खैर आज के टाइम पे इतने इजी क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। ये मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मिडल राजा थे इनका ये नाम हुआ करता था, डिफरेंट नेम्स ऑफ किंग्स हुआ करते थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। तो अगर आपको एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि ईस्ट साइड में सम्राट बोलते थे, नॉर्थ में विराट बोलते थे, वेस्ट में स्वारथ बोलते थे और भोज बोलते थे साउथ में, ठीक है। तो ज्योग्राफी का हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमारी जो वैदिक कल्चर है, या हम बोल सकते हैं लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, ये हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर और लाइक मार देना वीडियो को। आज के लिए इतना ही इनफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।